So dear students of class 10th, welcome once again on your favorite channel Amazing Physics Tutor. On this channel today we are going to study series and parallel combination of resistances, and then we will do some basic questions on resistance and resistivity. So let's start. सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें क्या है कि हमने 3 रेजिस्टेंसेस ले लिया, R1, R2 और R3। ये हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिया, R1, R2 एंड R3। अब इन तीनों को हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। तो वी हैव टू यूज ए बैटरी, ए प्लग की टू अरेंज ऑल दीज रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। अब मान लो बैटरी से आई करंट पास हो रही है, तो सीरीज में क्या होता है कि तीनों जो रेजिस्टेंसेज हैं उनमें सेम करंट फ्लो करती हुई मानी जाती है। बट बैटरी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा V1, जो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो V2 हो जाएगा, और जो R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो V3 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो R रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR होता है। तो सबसे पहले हम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ये समझ लेते हैं कि I क्या होगा, I होगा सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंसेस। जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके लिए I सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो अब हम यहां पर V1 के अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3। तो इन तीनों का हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और V1 के प्लेस पे आप ओम्स लॉ से क्या लिखोगे, V1 इक्वल्स टू होगा IR1, V2 के प्लेस पर IR2, V3 के प्लेस पर IR3, और इन सभी में से कॉमन हो जाएगा I, एंड इट विल बिकम R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखना है बेटा, अगर ये 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 हैं और इनके प्लेस पर हम एक ही रेजिस्टेंस मान ले R, जिसमें करंट फ्लो कर रही हो I, या हम R को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो तो हम V के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से IR। और यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दिया जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second, then what we get, IR equals to I R1 plus R2 plus R3। तो I से I कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से, और आपका रिजल्ट हो गया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस और इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है,
R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर मान लो इसके प्लेस पर n रेजिस्टेंसेस हो, सो फॉर n इक्वल रेजिस्टेंसेस, मान लो इसमें n रेजिस्टेंसेस हों, तो फॉर n रेजिस्टेंसेस, अगर n रेजिस्टेंसेस हो तो आप क्या करोगे, सीधे इनको n टाइम्स आप ऐड कर दोगे। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस RN, और इसमें अगर सारे इक्वल हैं तो R1 के प्लेस पर हम न्यू रेजिस्टेंस का नाम लिख देंगे R डैश। अनइक्वल हो तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं n अनइक्वल रेजिस्टेंसेस के लिए। अगर इक्वल हो तो सबको हम जोड़ देंगे, R इक्वल्स टू R डैश इक्वल्स टू R प्लस R अप टू n टाइम्स जोड़ दो, अप टू n टाइम्स, और इनको जोड़ने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R डैश इक्वल्स टू NR। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज में, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस in the series combination। कॉम्बिनेशन की बात यहां हो रही है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में क्या होता है कि हम जो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस ले रहे हैं, वो 2 पॉइंट्स के बीच में लेंगे सभी को। यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंसेस को जो है हम सीरीज की बजाय पैरेलल में जोड़ेंगे, और पैरेलल में हमने जैसे मान लो कि प्लग की तो जैसे हम एक बैटरी के पास लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके अलावा हम चाहें तो 3 कीज अलग अलग सेट कर सकते हैं तीनों आर्म के अंदर। तो यहाँ हमने 3 रेजिस्टेंसेस मान लिए, R1, R2 एंड R3, और इन सभी को हमने पैरेलल में 2 पॉइंट्स के बीच जोड़ दिया, A एंड B के बीच। तो पैरेलल में क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच रेसिस्टर वो सेम होगा, इक्वल्स टू, आप यहां लिख सकते हो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू V। तीनों के क्रॉस जो R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस, R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बट जो अमाउंट ऑफ करंट होगी दैट विल बी डिफरेंट। तो वैसे केस में टोटल करंट क्या हो जाएगी, टोटल करंट के लिए सबको आप ऐड कर दो, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 के प्लेस पे आप लिख दो V बाई R1, I2 के प्लेस पर V बाई R2 और I3 के प्लेस पर V बाई R3। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगर हम तीनों के अक्रॉस ये 3 ना लेके हम एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ले लें और पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही प्रोवाइड करे बैटरी से जो पहले प्रोवाइड किया था, दैट इज V। तो वैसे केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है
तो I इक्वल टू हम सीधे फॉर्मूला यूज कर देंगे V/R। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या मिलेगा हमें? V/R इक्वल टू V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा रिजल्ट आज, इसमें V से V कैंसिल कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इनके प्लेस पर अगर हम n इक्वल, तो अगर हम n इक्वल रेजिस्टेंसेस यूज कर दें फॉर n इक्वल रेजिस्टेंसेस, तो n इक्वल रेजिस्टेंसेस के लिए क्या होगा कि पैरेलल में फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कि पहले अनइक्वल होते तो क्या लिखते? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 प्लस 1/Rn। अगर इक्वल है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R डैश। ये हम थोड़ा अलग सा एक सिंबल यूज कर लेंगे, 1/R प्लस 1/R, इसको n टाइम्स जोड़ दो अप टू n टाइम्स, और n टाइम्स जोड़ने के बाद 1/R डैश हो जाएगा n/R, एंड दिस इम्प्लाइज दैट R डैश इक्वल्स टू हमारा रिजल्ट आ जाएगा R/n। तो n इक्वल रेजिस्टेंसेस के लिए टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिक्रीजेस बाय 1/n टाइम्स। 1/n टाइम्स डिक्रीज होकर कितना हो गया? R/n हो गया। और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया था? R इन सीरीज कितना हो गया था? NR। और R इन पैरेलल कितना हो जाएगा? पैरेलल में R डैश या RP लिख सकते हो। यहां पर अगर आप पैरेलल में सिंबल यूज कर दो RP, तो RP कितना हो जाएगा? RP इक्वल्स टू हो जाएगा R/n। तो सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस हुआ? सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज हो जाता है और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीज हो जाता है। तो जब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीज हो जाएगा पैरेलल में, तो इट हैज वेरियस एडवांटेजेस। एक तो हम पैरेलल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्विचेस यूज करते हैं, तो हर एक डिवाइस जो है उसके अक्रॉस अलग अलग अमाउंट में करंट पास होती है। तो सीरीज और पैरेलल में क्या क्या मेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होना चाहिए? सीरीज में पहले क्या था? इन सीरीज में क्या है कि I जो है वो सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V वो डिफरेंट होता है अक्रॉस ईच रेसिस्टर। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और I जो है वो डिफरेंट होती है। दूसरा, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। आपको मैंने बताया था जैसे कि n इक्वल रेजिस्टेंस हो तो R इन सीरीज कितना हो जाता है? NR। और पैरेलल में इन पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस
डिक्रीजेस, सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है डिक्रीज हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा था Rp इक्वल्स टू R बाई एन। तो दो ये मेन डिफरेंसेस हो गए। तीसरा है कि सीरीज में करंट सेम होती है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो उसमें आपने देखा होगा कि सीरीज में सभी डिवाइसेस में सेम करंट फ्लो करती है। दैट इज नॉट डिजायरेबल। क्यों? क्योंकि ऑल द डिवाइसेस, all the electrical appliances need different amount of current जैसे कि बल्ब है, कूलर है, एसी है, फ्रिज, इन सभी में अलग अलग करंट की ज़रूरत होती है। तो ये सब अलग अलग करंट होने से इनके अंदर हम इनको सीरीज में कभी नहीं जोड़ते, हमें इन्हें पैरेलल में जोड़ना होता है, क्योंकि एक ही स्विच से सभी को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर एक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो एंटर होगी सर्किट के अंदर दैट डिक्रीजेस या सर्किट इज अनेबल टू ऑपरेट। तो इसके प्लेस पर पैरेलल में क्या होना चाहिए? तो पैरेलल में क्या होगा कि इन पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज, एंड डिफरेंट सर्किट जो थे उन सभी में यानी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के अंदर आपने पढ़ा था कि जैसे तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3, तो तीनों में जो करंट का अमाउंट होगा वो अलग अलग होगा पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल के अंदर अमाउंट ऑफ करंट अलग अलग होने से हम अलग अलग स्विचेस अप्लाई कर सकते हैं। सभी सर्किट के अंदर जो स्विच है वो हम स्विच जो है अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था कि R1 रेजिस्टेंस है तो उसके लिए आप अलग स्विच लगा सकते हो, R2 रेजिस्टेंस है उसके लिए भी अलग आप स्विच लगा सकते हो, R3 के लिए भी आप अलग अलग स्विच लगा सकते हो। तो इस तरीके से तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए आप अलग अलग स्विच लगा सकते हो। और जिस डिवाइस में, बल्ब में, चाहे फ्रिज में या कूलर में, जैसे मान लो R1 बल्ब हो गया, R2 कूलर हो गया, R3 एसी या फ्रिज हो गया, तो सब में अलग अलग अमाउंट की करंट भेजी जा सकती है पैरेलल के अंदर, और टोटल रेजिस्टेंस भी सर्किट का कम होगा। तो इस तरीके से सर्किट ज़्यादा करंट अलाउ करती है। पैरेलल में मोर करंट is allowed to pass through circuit. So it has various advantages in household, domestic power supply we can say. हमारे घर में जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई है उसके अंदर हम इसे प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम बेसिक क्वेश्चंस, दैट इज फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ओम, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी if it is stretched to n times its original length। तो हमें ये बताना है कि वायर का अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R है तो फाइनल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा अगर हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं। तो स्ट्रेच करने पर क्या होगा? जैसे ये वायर है, इस वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया
और स्ट्रेच करके इसका आपने लेंथ कर दिया NL, और लेंथ जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में एरिया डिक्रीज होगा, क्योंकि हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेच करने पर वायर का लेंथ इंक्रीज होगा तो एरिया डिक्रीज होगा। तो वैसे केस में अगर इनिशियल रेजिस्टेंस है R इक्वल्स टू रो एल बाई एरिया, इसको हम बोलेंगे इनिशियल रेजिस्टेंस। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आफ्टर स्ट्रेचिंग? फाइनल रेजिस्टेंस, जब फाइनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R डैश इक्वल्स टू हो जाएगा रो L की जगह पर क्या हो जाएगा NL, और एरिया के प्लेस पर लिख देंगे A बाई N। तो ये N ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, N इंटू N स्क्वायर रो L बाई एरिया। तो R डैश इक्वल्स टू हो जाएगा N स्क्वायर, और देखो रो L बाई एरिया को ऊपर से हमने क्या माना है R के बराबर, तो N स्क्वायर R। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल रेजिस्टेंस। तो फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस के N स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी पर आते हैं। R इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला था रो L बाई A, तो जो रो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी RA बाई L। बट रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम, रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है ए 1 kg piece of wire, a 1 kg piece of wire is drawn into a wire 1 millimeter thick and another piece into a wire 2 millimeter thick. Compare the resistances of these wires. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि वायर का जो रेडियस है, इनिशियल रेडियस, वो दे रखा है 1 mm, 1 मिलीमीटर, और जो उसी 1 kg वायर को अगर दूसरे पीस में ड्रॉ कर दिया जाता है तो फाइनल रेडियस दिया है R डैश इक्वल्स टू 2 mm। तो हमें रेशियो का, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू हो जाएगा रो L बाई एरिया, दैट इज रो L बाई एरिया को आप क्या लिख सकते हो पाई R स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। नाउ फाइनल एरिया अगर हम देखें रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो उस फाइनल एरिया को हम पाई R डैश स्क्वायर लिख देंगे। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R डैश इक्वल्स टू रो इंटू L डैश बाई पाई R डैश का स्क्वायर। तो जरा आप ध्यान दो यहाँ पर, जैसे 1 kg पीस ऑफ वायर है और इसका इनिशियल लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया A है, तो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग और वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग सेम होना चाहिए इसके अंदर। तो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग जो होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो इनिशियल वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ,
फाइनल वॉल्यूम है आफ्टर स्ट्रेचिंग ए डैश इंटू एल डैश। आप एरिया की जगह पे लिख दो पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एरिया के प्लेस पे, और एल तो ऑलरेडी है ही। ए डैश के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एल डैश, और देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एल बाई एल डैश इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और अब रेजिस्टेंसेस का रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेने के बाद हम उसमें एल बाई एल डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखो आर अपॉन आर डैश कितना हो जाएगा, रेशियो ले लो, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डैश का स्क्वायर बाई रो इंटू एल डैश। देखो पाई से पाई कैंसिल, रो रेजिस्टिविटी है तो वो तो 1 kg पीस ऑफ वायर जो था वो एक ही मटेरियल का अगर हम लेते हैं, मान लो कि अगर एग्जांपल के लिए 1 kg पीस ऑफ वायर का नेचर वही हो, वो कॉपर का हो, सिल्वर का हो, फिक्स नेचर का हो, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी सेम हो जाएगी दोनों केसेस में, और हमें क्या मिल जाएगा L बाई एल डैश इंटू आर डैश का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। इक्वेशन 3 से हम L बाई एल डैश की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर आर डैश मतलब आर अपॉन आर डैश कितना हो जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं। आर अपॉन आर डैश इक्वल्स टू ये हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा इसमें, इसके प्लेस पे हमें पुट कर देना है, तो इनटू, तो इसको हम लिख देंगे, तो ये पूरा पावर कितना हो जाएगा, 2 बार प्रोडक्ट होने के बाद आर डैश का पावर 4 अपॉन आर का पावर 4। तो आर डैश हमारा कितना था 2 mm और आर कितना है 1 mm, तो 2 का पावर 4 बाई 1 का पावर 4 हो जाएगा, और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और 1 का पावर 4 1। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो आ गया वो हो गया 16:1। तो हमारा रिजल्ट आ गया R बाई आर डैश, कंपेरिजन ऑफ रेजिस्टेंसेस कितना हो गया 16:1। सो दिस विल बी द आंसर। तो आज हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा, और 2 क्वेश्चंस किए हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग and watching Amazing Physics Tutor channel. Thank you.